डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस टाइम यूक्रेन के साथ उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ रशिया ये कहता है कि मैं तो लड़ूंगा या मरूंगा, मैं तो वो इलाका लेकर रहूंगा क्योंकि मेरे लिए वो इलाका बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोनबास का हो गया, खैरिसोन का हो गया, ये सारे इलाके रशिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ फॉर रशिया इज दैट कि यूक्रेन ये कहता है कि अगर आपको वो इलाका लेना है फिर मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, फिर आप मुझे मार के लीजिएगा। और मेरे साथ अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं। इस टाइम अमेरिका ने टॉमाहाक क्रूज मिसाइल, पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विलेंस की चीज़ें जो हैं वो यूक्रेन को दी हुई हैं, जिसकी मदद से यूक्रेन लड़ रहा है। ऐसे तो यूक्रेन इतने अरसे तक नहीं रोक सकता ना रशिया को। सो दैट्स अ थिंग। अब बात इस टाइम ये है कि अब दो चीज़ें हैं जो होंगी आने वाले टाइम में। यूक्रेन रशिया वॉर तो खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, ये ड्रोन वॉरफेयर, फाइटर जेट्स की वॉरफेयर, ये थ्रेटिंग करना, रशिया अपनी इस जंग को एक्सपेंड भी कर सकता है और नेटो कंट्रीज को थ्रेट भी कर सकता है। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं और मैं आपको एक चीज को अंडरस्टैंड कराना चाहता हूं, इससे आपको थोड़ी सी चीजों की आसानी होगी। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, इस मैप को जरूर देखिएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। ओके, अब होता यह था, पिछले 3 साल से यह हो रहा था और इस साल ये चीज अब चेंज होने वाली है। होता यह था सिंस 2022 2022 में ये जंग शुरू हुई और अभी हम 2025 में हैं। 2022 से लेकर 2025 तक ये हो रहा था कि जब सर्दियां आती थी ना, विंटर आता था, सर्दियां आती थी तो क्या होता था, विंटर जब आता था तो सर्दियों के दौरान रशिया, क्योंकि रशिया की तो जंग इस टाइम यूक्रेन के साथ है, यहां पे वो लड़ाई कर रहा है, इतने इलाके को उसने कैप्चर किया हुआ सारे। रशिया ये करता था कि रशिया ड्रोन भेजता था यूक्रेन में, वो ड्रोन वॉरफेयर करता था क्योंकि सर्दियों में मैंने आपको बताया कि फौजों का आगे बढ़ना मुश्किल होता है बर्फबारी की वजह से। तो जब स्प्रिंग आता है, फरवरी का मिड आता है या फरवरी या मार्च आता है, तो फिर बर्फबारी कम होती है, तो फिर फौजें आगे मूव करती हैं। तो उसकी ये स्ट्रेटजी थी। अब इस बार इसने स्ट्रेटजी, और उस दौरान क्या होता था, रशिया ड्रोन सिर्फ यूक्रेन के ऊपर फेंकता था और यूक्रेन पर हमले करता था। इस साल जो रशिया की स्ट्रेटजी में हमें चेंज नजर आया है, वो ये चेंज नजर आया कि रशिया ने क्या फैसला किया, रशिया ने ये फैसला किया या वो जो करेगा, ठंड आ गई है जनाब यूक्रेन में, सर्दी आ गई यहाँ पे अब वो जारी बात अपनी फौज को आगे नहीं बढ़ा सकता। रशिया क्या करेगा, रशिया अब इन कंट्रीज पर भी प्रेशर डालेगा, कभी ड्रोन्स भेज के, कभी फाइटर जेट भेज के, क्योंकि रशिया का अब हाथ खुल चुका है। अब हम एक नए नॉर्मल में जा चुके हैं जहां पे रशिया एक तो यूक्रेन के साथ तो लड़ाई कर ही रहा था, लेकिन जब विंटर के महीने में सुकून होता था इन सारे वेस्टर्न कंट्रीज को कि जी अब तो सुकून है, अब तो रशिया हमला नहीं करेगा, रशिया ऐसे मौके पर विंटर में भी हमला करके जो है वो इन सारे कंट्रीज को तंग करेगा। 2023 और 2024 में जो कुमक मिलती थी, जो हथियार मिलते थे यूक्रेन को ताकि वो अगले साल के लिए, इस गर्मियों के लिए अपने आप को तैयार करे, अब वो कुमक तो मिलेगी, लेकिन साथ में रशिया प्रेशर भी इन पे डालेगा कि देखो आप कुमक दे रहे हो, अच्छी बात है, बट मैं भी आपको ठीक ठाक टाइट करूंगा, मैं भी आपके बॉर्डर्स के ऊपर अपनी फौज को इंक्रीज करूंगा और मैं आपको भी बुली करूंगा अगर आपने मेरी बातें ना मनवाई, इस सारे मामले में मुझे वो इलाका ना लेकर दिया, या यूक्रेन रशिया वॉर जो है मेरी टर्म्स पे आपने खत्म ना कराई। सो ये चीज इस टाइम जो है वो रशिया इस टाइम प्रिज्यूम कर रहा है और रशिया इस टाइम ये चीज़ डिमांड कर रहा है। बट जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इस मूड में नहीं है कि वो इस टाइम बात मान सकें व्लादिमीर पुतिन साहब की और उस चीज़ को इंडोर्स करें, वो इस मूड में बिल्कुल नहीं है। बट रशिया कहता है, बट यूक्रेन ये कहता है कि आप हमारी इस बात को माने, इस बात को तस्लीम करें। अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये है कि इस टाइम पूरे का पूरा जो वेस्ट है, खासतौर पर अमरीका और उसके एलाइज, खासतौर पर इस टाइम नेटो के कंट्रीज में, उनको अब एक बात समझ आ चुकी है कि रशिया इस जंग को सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रखेगा। मोल्दोवा, ब्लैक सी, इस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया और फिनलैंड और गल्फ ऑफ फिनलैंड इस टाइम रशिया के रेडार पर है। मैं आप लोगों को दोबारा एक मैप दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन से कंट्रीज इस टाइम रशिया के रेडार पर हैं और आने वाले दिनों में रशिया करने क्या वाला है, क्या कर सकता है। इस मैप को दोबारा देखिएगा। थैंक यू। ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ नेटो का, यूरोपियन यूनियन का और रशिया का। आई होप आपको ये मैप नजर आ रहा है। अगर सही नजर नहीं आ रहा तो मुझे प्लीज बता दें, मैं इस मैप को चेंज करके कोई दूसरा मैप आपको दिखाता हूँ। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मैप सही नजर आ रहा है, प्लीज बताइएगा। ओके, अब ये रशिया है। ओके, थैंक यू सो मच। अब रशिया के आने वाले टाइम पे रशिया के जो रेडार में कौन कौन से कंट्रीज हैं उनको लाजमी देखिएगा। रशिया के रेडार में अब है फिनलैंड, रशिया के रेडार में इस टाइम गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये जो आप वाटर देख रहे हैं सारा, इस्टोनिया रेडार में रशिया के, लैथविया रेडार में रशिया के, और इसके अलावा लिथुआनिया रेडार में रशिया के, और ये ब्लैक सी भी रेडार में सारा रशिया के, क्योंकि ब्लैक सी रशिया चाहता है वो पूरे का पूरा उसके पास हो। और ये मोल्दोवा आप छोटा सा देख रहे हैं। इस टाइम तकरीबन 6 से 7 प्लेसेस रशिया के रेडार में है जहां पे रशिया अपनी मोबिलाइजेशन कर सकता है और रशिया जो है आने वाले टाइम पे अपने आप को ये बता सकता है, दुनिया को ये दिखा सकता है कि वो सिर्फ यूक्रेन की हद तक महदूद नहीं रहेगा, वो आगे भी बढ़ सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है
कि रशिया 3.5 साल से ये जंग तो लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, बट ऐसा क्या हुआ कि रशिया ने अपनी मिलिट्री इन्फोर्समेंट को ऊपर भी भेजना शुरू कर दिया, यानी फिनलैंड से लेकर एस्टोनिया तक भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने की उसने कोशिश की, और वो थ्रेट भी कर रहा है बाकी कंट्रीज को ड्रोन्स के साथ। उसकी वजह क्या है, देखिए अब इस बात को समझेगा। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट नाउ कि रशिया ये जंग अकेले नहीं लड़ रहा। रशिया 2024 तक, रशिया जून 2024 तक ये जंग अकेले लड़ रहा था। मतलब रशिया के साथ जो वैगनर ग्रुप है, जो रशिया की एक मर्सनरी फौज है, जो कि सीरिया में भी लड़ रही थी अहमद बशारुल असद साहब के साथ अगेंस्ट ऑल ऑफ द अगेंस्ट सऊदी अरब बैक अलायंस के, या जो कुर्दिश बैक ग्रुप्स थे उनके खिलाफ लड़ रही थी। लेकिन इस टाइम रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया भी खड़ा है। समझिएगा मेरी बात को, जून 2024 से पहले 2022 से लेकर जून 2024 तक रशिया ये जंग खुद अपने बिहाफ पे अकेला लड़ रहा था। उसके साथ सिर्फ एक उसकी मर्सनीज थी जिसको वो पैसे देता है, उसका नाम है वैगनर ग्रुप। लेकिन जून में रशिया ने डिसाइड किया कि वो अब अपनी कॉपरेशन को एक्सपैंड करेगा, वो अपने कॉपरेशन को नॉर्थ कोरिया में भी लेकर जाएगा। नॉर्थ कोरिया में बैठे हुए थे किम जोंग उन साहब। किम जोंग उन साहब ने कहा कि ठीक है, आप भी हमारे साथ हम भी इस मामले में आपके साथ शरीक होंगे, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फारिग हो चुकी है, आप हमें पैसे दीजिएगा, हमारे लिए मामलात को बेहतर कीजिएगा, हमें डिफेंस इक्विपमेंट दीजिएगा, हमें मिलिट्री ट्रेनिंग दीजिएगा, हम आपको अपने 40 से 50 हज़ार फौजी भी इस जंग में लड़ने के लिए भेज देंगे। अब रशिया के पास मैन पावर का प्रॉब्लम नहीं है, इसको सुनिएगा। सिंस जून 2024 से रशिया के पास जो है वो मैन पावर इस टाइम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। रशिया की अपनी फौज भी बहुत बड़ी है, फिर उसके साथ वैगनर ग्रुप जैसे मर्सनरीज हैं, प्लस उसके पास जो है इस टाइम नॉर्थ कोरिया की एक बहुत बड़ी फौज है, नॉर्थ कोरिया की बहुत बड़ी उसके पास एक मिलिट्री है जो उसको सपोर्ट कर रही है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि रशिया के पास इतना बड़ा जो एकदम से फौज है, फौज की कुमक आई है या फौज आई है या मैन पावर में इंक्रीज हुआ, तो रशिया के ऊपर बूस्ट आया है और रशिया प्रेशर डाल रहा है नेटो के और कंट्रीज के ऊपर भी, ताकि अगर वो बातें ना बनवाई गई तो रशिया अपना खाता ऊपर भी खोल सकता है। अगर वो खाता ना भी खोले तो क्या हो सकता है, रशिया प्रेशर डाल सकता है। देखिए, आप मेरे मुल्क के ऊपर एकदम से भारत 7 लाख 8 लाख फौज भेज देगा पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान भी तो अपनी फौज आगे भेजेगा, प्रेशर आएगा पाकिस्तान पे। इसी तरह पाकिस्तान अगर बॉर्डर पे अपनी फौज भेजता है, जो पाकिस्तान और का वाघा बॉर्डर है, तो भारत पर प्रेशर आएगा, वो भी फौज भेजेगा। तो इसी तरह अगर रशिया के ऊपर प्रेशर आएगा तो रशिया भी जो है, रशिया अगर अपनी फौज ऊपर भेजेगा इस सारे इलाके में या इंक्रीज करेगा डिप्लॉयमेंट, इसको देखिएगा, इस सारे इलाके में अगर रशिया अपने डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज करेगा, ये जो मैं आपको बॉर्डर दिखा रहा हूं,